1946 की पॉलिसी इफेक्टिव रूप में वर्क की और 1946 की जो 56 की जो पॉलिसी थी वो वास्तव में ओरिजिनल रूप में हमारे सामने आई। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि 1956 की ये पॉलिसी कैसे वर्क कर रही थी और कैसे इस पे रिजल्ट्स आ रहे थे। तो जो आपके पास फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, आपने देखा था जो 1954 में लागू हुई, अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसके कारण एक नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता हो गई। ठीक है। और नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता के संदर्भ में तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद इन 8 वर्षों में भारत में काफी औद्योगिक विकास तथा परिवर्तन हुए हैं और भारत का नया संविधान बना है जिसके अंतर्गत मौलिक, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की, जो हम अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, और राज्य के प्रति नीति निर्देशक सिद्धांत घोषित किए गए हैं और प्रथम योजना हमारी पर पूर्ण हो चुकी है। और जब प्रथम योजना पूर्ण हो चुकी है तो सामाजिक तथा आर्थिक नीति के प्रमुख उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। मान लिया, अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन सभी बातों तथा आदर्शों के प्रतिबिंबित करते हुए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाए। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास परफेक्टली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ था और एक देश में आवश्यकता महसूस की गई थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हमारे देश में नई, आपके पास एक, ये इसको हम कह सकते हैं कि एक नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता थी। तो 30 अप्रैल 1956 को नई औद्योगिक नीति आपके पास आई और यह इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य था। फर्स्ट आपके उद्देश्य थे औद्योगिकीकरण की गति में तीव्र वृद्धि करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको तेजी से बढ़ा देना। दूसरा था देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, ठीक है, और बड़े उद्योगों के विकास एवं विस्तार करना। तीसरा था सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, यानी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का विस्तार करने की बात इसमें कही गई। ठीक है, देखिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विस्तार की बात, इसमें भी इन्होंने इसके महत्व को स्वीकार किया और बताया कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का विस्तार अनिवार्य है। ठीक है, अगला है एकाधिकार एवं आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण को रोकना। अगर इकोनॉमी में कोई मोनोपोली बन रहा, कोई फर्म या आपके पास, तो उसको आपको रोकना है, कोई भी इकोनॉमी में एज ए मोनोपोली बिहेवियर ना करने पाए। ठीक है, अगला है रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात की गई। आय तथा धन के वितरण की असमानताओं को कम करना था, यानी जो इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी इनइक्वलिटी को यहां पे कम करना था। श्रमिकों के कार्य करने की दशाओं में सुधार करना था। टू टू क्या करता है, टू इम्प्रूव द, क्या कहते हैं, जो इन्वायरमेंट है श्रमिकों का, क्योंकि पहले बहुत बुरी कंडीशन में श्रमिक कार्य करते थे। तो एक श्रमिकों के हित की बात भी इस आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की जाती है। औद्योगिक संतुलन स्थापित करना, इंडस्ट्रियल इक्विलिब्रियम को लाना, इंडस्ट्रियल, ठीक है, जहां पे जिस सेक्टर में जितनी आवश्यकता उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को उसी तरह सफलीभूत करना। ठीक है, ये आपके पास था। और इसके अलावा श्रम प्रबंध एवं पूंजी के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। ठीक है, मधुर संबंध स्थापित करना का मतलब होता ना तो कोई श्रमिक हड़ताल करे ना मैनेजमेंट। आपने देखा होगा बहुत अधिक कंट्रोवर्सी रहती थी पहले, जो प्रबंधक था और जो श्रमिक थे, तो इसके बीच जो मधुर संबंध स्थापित करने में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ये इस बात, इसमें एक विशेष बात देखने को था। ठीक है, तो अब यहां पर उद्योगों का वर्गीकरण हुआ। देखिए, प्रथम 1948 में आपने देखा होगा 4 वर्गों में इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया था और आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में इसे 3 वर्गों में क्लासिफिकेशन किया गया। पहला, वे उद्योग जिसके निर्माण का पूर्ण दायित्व राज्य पर होगा, यानी गवर्नमेंट पर होगा। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट होगा। दूसरा, जिन उद्योगों, नई इकाइयों की स्थापना साधारणतः सरकार करेगी, लेकिन निजी क्षेत्र से यह आशा की जाएगी को इस प्रकार के उद्योगों के विकास में सहयोग दे। ठीक है, न्यू इंडस्ट्री लगेगी भी तो गवर्नमेंट ही लगाएगी, लेकिन ये इस आशा की गई थी कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आएगा और अपना योगदान प्रॉपरली देगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि शेष सभी उद्योगों की स्थापना और विकास सामान्यतः निजी क्षेत्र में अधीन होगा। और इस नीति में उद्योगों का वर्गीकरण 3 अनुसूचियों के अंतर्गत
किया गया। तो आपने देखा होगा जो उद्योगों का वर्गीकरण है, उद्योगों का वर्गीकरण 3 पार्ट में हुआ। पहला पार्ट था जिसमें मैनेजमेंट एंड इस्टेब्लिश करने का पूर्ण दायित्व राज्य पे होगा। दूसरा, स्थापना तो राज्य करेगी, सरकार करेंगी, लेकिन जो उसको ऑपरेट करने का काम है वो निजी सेक्टर को भी दिया गया, और तीसरे सेक्टर्स में निजी सेक्टर्स को लाया गया। तो इसमें 3 अनुसूचियां बनाई गई, अनुसूची का, अनुसूची खा और अनुसूची गा। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि जो 3 अनुसूचियां बनाई गई, तो प्रथम अनुसूची जो आपकी बनाई गई, इसमें 17 उद्योगों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, 17 उद्योग इसके अंतर्गत आए, रखे गए, जिसके विकास का संपूर्ण दायित्व गवर्नमेंट पर होगा। ठीक है, इनको स्टेब्लिश करने का और इनको डेवलपमेंट करने का सारा काम गवर्नमेंट करेगी। इस अनुसूची में सम्मिलित किए गए उद्योग इस प्रकार थे: अस्त्र शस्त्र उद्योग, सैन्य सामग्री, अणुशक्ति, लौह एवं इस्पात, भारी ढलाई, भारी मशीनें, बिजली का सामान, कोयला, खनिज तेल, लौह धातु, तांबा, मैगजीन, हीरे व सोने की खानें, सीसा, जस्ता आदि खनिज पदार्थ थे। विमान निर्माण, वायु परिवहन, रेल परिवहन, टेलीफोन, तार, रेडियो उपकरण, विद्युत शक्ति का जनन और उसका वितरण, उपरोक्त समस्त उद्योग पूर्णतः सरकार के अधिकार के क्षेत्र में रखे गए। तो आपने देखा होगा जो इकोनॉमी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर था, उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा था। दूसरा, जो आपके पास अनुसूची खा बनाई गई, इस वर्ग में वे उद्योग रखे गए जिनके विकास में सरकार उत्तरोत्तर अधिक भाग लेगी। ठीक है, अतः सरकार इनकी नई इकाइयां स्थापना स्वयं करेगी। ठीक है, अगर आपको नई इकाइयां हैं तो गवर्नमेंट स्थापित करेगी, लेकिन निजी क्षेत्र से आशा की गई कि वो इसमें सहयोग देगा। ठीक है, यानी एक सह अस्तित्व की धारणा पर इस सेक्टर को डेवलप किया गया था। इस वर्ग में 12 उद्योगों को शामिल किया गया था। देखो, इसके पूर्व जो आपके उद्योग थे, उसमें आपके पास 17 उद्योग स्टेब्लिश किए गए थे, और इसमें आपके पास 12 उद्योग स्टेब्लिश किए गए थे, जिसमें अन्य खनिज, एल्युमिनियम, अन्य अलौह धातुएं, मशीन, लौह मिश्रित धातु, औजारी इस्पात, रसायन उद्योग, आपका औषधियां, उर्वरक, कृत्रिम रबर, कोयले से बनने वाले कार्बनिक रसायन, रासायनिक घोल, सड़क परिवहन एवं समुद्री परिवहन। इस वर्ग को मिश्रित क्षेत्र क्यों? जहां पर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर साथ साथ आ जाए, तो आप याद रखना कि जो अनुसूची खा है वो मिश्रित सेक्टर्स को लेकर के काम करती है। ठीक है, अब आपके पास तीसरा पॉइंट हो जाता है अनुसूची ग, और इस वर्ग में शेष समस्त, यानी 17-12 के बाद जो बचते हैं शेष समस्त उद्योग, उसको इसके अंतर्गत रखा गया। ठीक है, जिनके विकास व स्थापना का कार्य कौन करेगा? निजी तथा सहकारी क्षेत्र पर छोड़ा गया। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो गए, जिसमें प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स या लिमिटेड सेक्टर दोनों आ सकते हैं, परंतु इस संबंध में सरकारी नियंत्रण एवं नियमन की व्यवस्था की गई। आप स्टेब्लिश तो करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट का निगाह रहेगी, गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस रहेंगे, वो पूरी तरह से आप पर इंप्लीमेंट होंगे। दिस इज द नोटेबल पॉइंट था। ठीक है, और इस वर्ग को निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की संज्ञा दी गई थी, जो आपका अनुसूची ग के अंतर्गत थे। तो अनुसूची ग में जितने सेक्टर शामिल किए गए थे, वो वास्तव में प्राइवेट सेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपके पास 3 प्रकार का, ये इसमें पॉइंट याद रखिएगा। इस जो आपके 1956 से आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, ये वास्तव में आफ्टर प्लानिंग, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद डेवलप हुई थी। तो इट मींस जो आप इसमें शेड्यूल थे, 3 शेड्यूल्स बनाए गए थे। शेड्यूल ए परफेक्टली गवर्नमेंट, शेड्यूल बी परफेक्टली मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर था, इसमें परफेक्टली गवर्नमेंट सेक्टर था। एंड सी शेड्यूल था, ये प्राइवेट सेक्टर था, बट रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किए जा रहे थे। तो दस वी कैन सी दैट द होल इकोनॉमी डिवाइडेड इन द 3 पार्ट। ठीक है, 3 कैटेगरी में, 3 शेड्यूल्स में डिवाइड किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बन जाता, और ये एग्जाम्स में पूछा जाता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्मॉल एंड
कॉटेज इंडस्ट्री के विषय में अगर हम डिस्कस करते हैं तो लघु एवं कुटीर उद्योग इस औद्योगिक नीति में भी इंपॉर्टेंट रहे। क्यों? क्योंकि आपका जो कंट्री था वो अंडर डेवलप्ड कंट्री था और यहाँ पर स्किल्ड लेबर बहुत अभाव था। जब इन द लैक ऑफ स्किल्ड लेबर में आपके पास लघु एवं कुटीर उद्योग इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हो जाते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों से रोजगार के अवसर बढ़ने, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होने तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना होती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस नीति में बड़े पैमाने के उत्पादन की मात्रा को सीमित करके उनके प्रति विभेदात्मक डिस्क्रिमिनेटरी कर प्रणाली अपनाकर तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रत्यक्ष सहायता देकर लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया था। ओके, तो देखिए द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, in the respect of employment, in the respect of national income increasing, in the respect of capital formation, it is the most important sector in the economy। तो इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने का, ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रयास किया और एक्सेप्ट किया कि दिस सेक्टर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन सच एज द इकोनॉमी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आपके पास थर्ड आपकी कैटेगरी हो जाएगी निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, न कि आपके पास क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, बल्कि दोनों का सह अस्तित्व इंपॉर्टेंट है। दोनों को साथ साथ चल लेकर के चलना इंपॉर्टेंट था। इस बात को इसमें स्पष्ट किया गया कि जो निजी क्षेत्र है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, पूर्णतः अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोगी है और एक दूसरे के साथ काम करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आपका बन जाता है निजी क्षेत्र के प्रति न्यायपूर्ण एवं भेदभाव रहित व्यवहार को इसमें एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, न्यायपूर्ण एवं भेदभाव रहित व्यवहार मतलब क्या होता है कि निजी क्षेत्र ऐसा नहीं होता कि आप रिजेक्ट करोगे समाजवादी समाजवादी राज्य की स्थापना कर दोगे, सोशल इकोनॉमी की आप डेवलपमेंट करोगे, सोशलिज्म इकोनॉमी की, तो आप प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर करोगे। नो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आल्सो डेवलप होगा, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज्यादा वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन को होगा। तो ये गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर मेरी इकोनॉमिक में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एजेंडा है दैट इज टू डेवलप द इकोनॉमी इन द बिहाफ ऑफ सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम प्राइवेट सेक्टर के इंपॉर्टेंस को रिजेक्ट कर दे, प्राइवेट सेक्टर के इंपॉर्टेंस को कम कर दें। तो ये इंपॉर्टेंट था। परिवहन तथा अन्य सेवाओं, राजकीय उपायों से उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देगी, परंतु निजी क्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों को सामाजिक और आर्थिक नीतियों के अनुरूप कार्य करना होगा। संतुलित बैलेंस, देखिए आपका ये मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं, बैलेंस ग्रोथ मॉडल को एक्सेप्ट किया गया। आप यहां पर ये देखिए संतुलित आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास को यहां पर एक्सेप्ट किया गया। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में था वो बैलेंस आपके पास ग्रोथ मॉडल को एक्सेप्ट किया गया था। इस नीति में स्पष्ट किया गया कि सरकार उद्योग कृषि का संतुलित एवं समन्वित विकास करेगी, आपका बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करेगी। यानी अगर ये नहीं कि केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट करे, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ दे, नहीं, बोथ सेक्टर जानते हैं कि इंटरलिंक है और एक सेक्टर का डेवलपमेंट ही दूसरे सेक्टर के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इस बात को स्वीकार किया और इस बात को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात करी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास बनता है तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं। ठीक है, तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाओं की जब हम लोग बात करते हैं तो इस नीति में इस बात को स्वीकार किया गया कि औद्योगिक विकास का कार्यक्रम चलाने के लिए तकनीकी एवं प्रबंधकीय कर्मचारियों की मांग बढ़ जाएगी, जिसके लिए सरकारी व निजी दोनों प्रकार के उद्योगों में प्रशिक्षण सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाएगी तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रशिक्षण सुविधाओं का विश्वविद्यालय व अन्य संस्थाओं में विस्तार किया जाएगा। अतः देश में प्रबंधकीय और तकनीकी कैडर की स्थापना की जाएगी। ये बात यहां पर एक्सेप्ट की गई। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द औद्योगिक संबंध एवं श्रम कल्याण, क्योंकि आपने देखा होगा कि श्रम और इंडस्ट्रियल रिलेशन पहले प्रॉपर नहीं थे, अच्छे नहीं थे। अधिकतर ये माना जाता था, श्रमिक ये मान लेते थे कि जो आपके इंडस्ट्री सेक्टर है वो उनका शोषण करती है। ठीक है, मार्क्सवादी कॉन्सेप्ट को आप उठाइए तो वहां पर शोषण करते थे। यहां पर एक बात की स्पष्ट किया गया कि श्रमिक का कभी शोषण नहीं होने पाएगा। ठीक है, और दोनों के बीच संबंध जो होंगे वो मधुर संबंध होंगे। यहां पर इस बात को रखा गया कि
अर्थव्यवस्था में जो इन दोनों के बीच में संबंध पाए जाएंगे वो स्ट्रांग होंगे तथा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस नीति में औद्योगिक संबंधों को अच्छे बनाए रखने एवं श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया। कार्य दशाओं में सुधार तथा उत्पादकता पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस नीति में उद्योगों के संचालन में संयुक्त परामर्श को प्रोत्साहित, यानी संयुक्त परामर्श का मतलब होता है कि लेबर से भी पूछा जाएगा कि जो आप हम ये काम करने जा रहे हैं क्या वो एप्रोप्रिएट है, क्या वो गुड है, क्या वो उस वो दशाएं हैं जहां पर आप काम कर सकते हो। तो इस प्रकार इंडस्ट्रियल पीस की बात की गई, औद्योगिक शांति बनाए रखने की बात की गई। अगला हम देखें, ये तो आपके पास था 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो विशेषता थी, लेकिन ये परिवर्तन आपका चलता रहा। उसके बाद गवर्नमेंट में अनसर्टेनिटीज रही, लेकिन एक इन्वायरमेंट बनता चला गया कि अब हमको इकोनॉमी को लिबरल करना पड़ेगा। और 1980 के दशक में ये महसूस की गई आवश्यकता कि इकोनॉमी को उदार किया जाए। ठीक है, इकोनॉमी को भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया जाए। तो इस प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट आने लगे थे और ये यहीं से बैकग्राउंड आपका रेडी होने लगा था 1980 से। जब यहीं से बैकग्राउंड रेडी होने लगा था तो इसका रिजल्ट, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई और इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी, तो परिणाम स्वरूप आपके पास एक आवश्यकता पड़ी 1991 की औद्योगिक नीति की। और जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 था, ये 24 जुलाई 1991 को इसे लागू किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डेट हो जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। और इस डेट में यह आवश्यकता महसूस की गई कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हमको लागू करना पड़ेगा और हमको एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को जनरेट करना पड़ेगा। एक न्यू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को जनरेट करने की इसमें बात की गई। ठीक है, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 थे, इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला था सुदृढ़ नीति संरचना, साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क टू डेवलप। ठीक है, डेवलप करना, साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क को डेवलप करना। दूसरा, लघु उद्योगों के विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने की बात की गई। तीसरा आपके पास था आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस की बात की गई। चौथा था एकाधिकार की समाप्त, एबोलिशन ऑफ मोनोपोली की बात की गई। पांचवा, श्रमिकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर्स। ठीक है, विदेशी विनियोग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनहेंस करने की यहां पर बात की गई। ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को यहां पर बढ़ाया जाए, ये बात यहां पर किया गया। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस आर द ऑब्जेक्टिव फॉर द न्यू आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, मॉडर्न इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका देखिए उदार औद्योगिक नीति था, यहां पर उदारीकरण के कॉन्सेप्ट को अपना लिया गया था। इस नीति के द्वारा 18 उद्योग जो पहले रिजर्व थे को छोड़ करके अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया। ठीक है, पहले गवर्नमेंट के सेक्टर में थे, अब लाइसेंस की बात की गई कि केवल इन 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना है, अन्य उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना नहीं इंपॉर्टेंट रहेगा था। इन 18 उद्योगों में लाइसेंस व्यवस्था को अनिवार्य रखा गया और इन लाइसेंस व्यवस्था, इन उद्योगों में आपका कोयला उद्योग, पेट्रोलियम, चीनी, चमड़ा, मोटर कारें, बसें, कागज तथा अखबारी कागज, रक्षा उपकरण, औषध इत्यादि शामिल है, जिन उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को अनिवार्य रखा गया। अगर आप इन सेक्टर्स पे एंट्री करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसका कारण क्या था कि इससे आपके देश में इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहा, और आज भी जब ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को जो प्रॉब्लम जनरेट करता हो, उस सेक्टर्स के लिए आपको आज भी लाइसेंस लेना पड़ता या परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास उनके कारणों में सुरक्षा, सामरिक नीतियां, सामाजिक कारण, वनों की सुरक्षा, पर्यावरण समस्याएं, हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन, धनी लोगों के उपयोग की वस्तुएं प्रमुख है। आपके पास आता है दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र। गवर्नमेंट ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंपॉर्टेंस को यहां पर भी एक्सेप्ट किया और सरकार ने लोक उपक्रम के प्रति नवीन दृष्टिकोण को अपनाने की घोषणा की कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने क्या किया
कि जो आपके पास पब्लिक सेक्टर है वो वास्तव में उसका वाइड रोल है, उसका इंपॉर्टेंट रोल है टू इन जो इकोनॉमी की कैपेसिटी को तो जनरेट करता, लेकिन ये वाइड कॉन्सेप्ट के साथ काम करता है। अतः ऐसे लोक उपक्रम को अधिक सहायता प्रदान की जाए जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक है। इन उपक्रमों को अधिक से अधिक विकासोन्मुख तथा तकनीकी दृष्टि से गतिशील बनाया जाएगा। जो उपक्रम वर्तमान में ठीक नहीं चल रहा है, आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर की जितनी कंपनियां थी वो अधिकतर घाटे पे चल रही थी, तो उनके घाटे पे चलने वाली कंपनियों को ब्रेक लगाया जाए, रोका जाए, ठीक है, लेकिन पर्याप्त संभावना है कि उन्हें पुनः संगठित किया जाए। ठीक है, भविष्य में लोक उपक्रम के विकास के दृष्टिकोण से प्राथमिकता वाले निम्न क्षेत्र होंगे। पहला, आवश्यक आधारभूत संरचना के संबंधित वस्तुओं और सेवाएं, तेल खनिज संसाधनों का निष्कारण, ठीक है, ऐसे क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं निर्माण क्षमता का निर्माण जो दीर्घकाल में उत्पादों का निर्माण हो, जहां सामरिक घटक महत्वपूर्ण है, जैसे सुरक्षा उपकरण। इस नीति के अंतर्गत सार्वजनिक उद्योगों की संख्या घटा करके केवल और केवल 8 कर दी गई थी 1991 में। अब तो और कम हो गई ना, ठीक है, और 8 जो आपके पास है ये इंपॉर्टेंट थे। देखिए 1991 में जब ये पॉलिसी जनरेट हुई तो वहां पर पहले जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बहुत अधिक आपके सेक्टर्स थे उनको घटा करके 8 कर दिया गया, जो इस समय घटा करके बहुत ही कम कर दिया गया। तो इस प्रकार अस्त्र, गोला बारूद, रक्षा साज सामान, रक्षा वायुयान, युद्धपोत से संबंधित मतें, परमाणु शक्ति, कोयला, लिग्नाइट, खनिज तेल, लोहा मैग्नीज, आपका क्रोम अयस्क, जिप्सम गंधक स्वर्ण और हीरे के खनन, तांबा सीसा जस्ता टिन, मोल्डबिन और बिल फ्रेम का खनन, परमाणु शक्ति के उपयोग के खनिज तथा रेल परिवहन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। अगला पॉइंट आपके पास हो जाता है एमआरटीपी एक्ट में संशोधन। आपको मैंने बताया था एमआरटीपी जो आपका एक्ट बना था 1969, ये क्या करता था, अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र थे उनका अगर शेयर बढ़ता जाता था तो उनको एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत परमिशन लेना पड़ता था, तब भी आप निवेश कर सकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र काफी अधिक हतोत्साहित हो गए थे। तो इस एमआरटीपी एक्ट जिसका अधिक था तात्पर्य कि अर्थव्यवस्था में एक अधिकारी कोई ना बनने पाए और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, तो इस प्रकार जो बड़े औद्योगिक घराने थे इन नई उपक्रम लगाने के लिए किसी उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कंपनियों का विलीनीकरण, उनका स्वामित्व लेने, कुछ परिस्थितियों में संचालकों को नियुक्त करने, उनका स्वामित्व लेने और कुछ परिस्थितियों में संचालकों की नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृत अब नहीं लेनी होगी। पहले आपको, क्योंकि एमआरटीपी एक्ट लागू था, तो अगर आप इतनी एक्टिविटी करते हो, ठीक है, उपक्रम लगाते हो, विलीनीकरण करते हो, मर्ज करते हो अपनी कंपनी को, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी और तब आप कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अब एमआरटीपी को निष्प्रभावी कर दिया। ठीक है, अब इसी के बाद आपका प्रतिस्पर्धा आयोग लगा था। आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था में कंपटीशन फेयर हो, ठीक है, तो कंपटीशन को आप रियून नहीं कर सकते हो, तो आपका प्रतिस्पर्धा आयोग 2002 लागू हुआ था, अगर आपने देखा होगा, तो एमआरटीपी एक्ट को समाप्त किया गया और प्रतिस्पर्धा आयोग को लागू किया गया ताकि अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा मेंटेन रहे। स्थानीयकरण की नीति के विषय में अगर हम बात करते हैं तो इस नीति के अनुसार जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा उन्हें छोड़ करके 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में किसी भी उद्योग के औद्योगिक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक और किसी तरह के अन्य गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर के सभी इकाइयां नगर की सीमा से 25 किलोमीटर के बाहर होंगी। ठीक है, नाउ हम लोग अब डिस्कस करते हैं विदेश से पूंजीगत सामान के आयात की बात करते हैं। तो विदेशी पूंजी के विनियोग वाली इकाइयां, पुर्जे, कच्चे माल, तकनीकी जानकारी के आयात के मामले में सामान्य नियम लागू होंगे, लेकिन रिजर्व बैंक विदेश में भेजे गए लाभांश पर नजर रखेगा। ठीक है, आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हो, कोई मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, फॉरेन में कितना प्रॉफिट का पार्ट भेज रहा है, इस पर निगरानी अवश्य रखी जाएगी।
ठीक है, तो लाभांश पर नजर जरूर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जनरेट करके फॉरेन को भेज दिया तो ये इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा लॉस होगा, तो इस पर गवर्नमेंट की मॉनिटरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा और उस उपक्रम की निर्यात की आय के मध्य संतुलन बना रहे। ये देखा जाए कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कितना काम कर रहे हो और कितनी इनकम फॉरेन कंट्री को भेज रहे हो, ये जरूर इस बैलेंस को देखा जाए। अगला हम जब पॉइंट की बात करते हैं, व्यापारिक कंपनियों में विदेशी अंश पूंजी, इस नीति के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय माल की पहुंच को बनाने के दृष्टि से निर्यात करने वाली व्यापारिक कंपनियों में भी 50% तक विदेशी पूंजी के विनियोग की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इस प्रकार की कंपनियों पर देश की सामान्य आयात निर्यात नीति लागू होगी। अगला पॉइंट है विद्यमान इकाइयों का विस्तार। अब आपकी बात देखिए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में और अधिक हुआ, ब्रॉड बैंडिंग की बात की गई। ब्रॉड बैंडिंग का मतलब होता नई विस्तृत पट्टी को डेवलप किया गया, अर्थात जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपके पास विद्यमान इंडस्ट्रियल इकाइयां हैं उनको सुविधा दी गई, जिसके अंतर्गत बिना अतिरिक्त विनियोग के वो किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। विद्यमान इकाइयों का पर्याप्त विस्तार भी लाइसेंसिंग से मुक्त रहेगा। आपका पास है लोक उपक्रम की कार्यप्रणाली। इस नीति के अनुसार लगातार वित्तीय संकट में रहने वाले लोक उपक्रम की जांच औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर् BIFR, आपको मैंने बताया था कि जो आपके पास बीमार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उसको इसके अंतर्गत री इवेल्युएशन किया जाएगा कि यह कंपनी क्या भविष्य में चलने के लायक है या नहीं है। अगर है तो कैसे इसको कहते हैं फिर से हम पटरी पर ला सकते हैं, ये चलने लायक नहीं है तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो BIFR रिपोर्ट रखता था, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बीमार कंपनियों को किससे परमिशन लेनी पड़ती थी कि ये चलने लायक है या चलने लायक नहीं है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है। औद्योगिक नीति 1991 में किए गए परिवर्तन। सरकार ने औद्योगिक नीति 1991 में के घोषित होने के पश्चात औद्योगिक उपलब्धियों को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने की प्रक्रिया को गति देने, घरेलू तथा विदेशी प्रतियोगिता को बढ़ाने पर जोर देने, आज के लिए औद्योगिक नीति 1991 में समय समय पर परिवर्तन एवं संशोधन किया जा रहा है। इस औद्योगिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन या सुधारों का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, औद्योगिक अनुज्ञापन में ढील। अब क्या हुआ, जब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी लागू हुई तो उस समय 18 प्रमुख उद्योगों को अनुज्ञापन लेना अनिवार्य था, लाइसेंस लेना अनिवार्य था। ठीक है, जिसमें 14 अप्रैल 1993 को उद्योगों, ठीक है, मोटर, खाले, चमड़ा व रेफ्रिजरेटर उद्योग को अनुज्ञापन से मुक्त कर दिया गया। अब इनके लिए लाइसेंस लेना नहीं था, तो 1993 में और अधिक ढील दी गई। तत्पश्चात 1997 में केंद्र सरकार ने उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 5 अन्य उद्योगों को अनुज्ञापन से, लाइसेंसिंग व्यवस्था से ढील प्रदान कर दिया गया। इसके 3 वर्ष बाद पुनः 4 और उद्योगों को अनिवार्य अनुज्ञापन से मुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार औद्योगिक नीति 1991 में घोषित 18 उद्योगों के अनुज्ञापन से घटा करके वर्तमान में 5 प्रकार, और वर्तमान में तो और भी कम कर दिया गया, अब अनिवार्य नहीं रह गया है, अर्थात अब लाइसेंस लेना नहीं रह गया। तो जब तक ये रिपोर्ट जनरेट हुई थी उस समय एल्कोहल पेय पदार्थों का अवसान, इससे संबंध शराब बनाना, तंबाकू, सिगार व सिगरेट, विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प, इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस व सुरक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक, डिटोनेट फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज, माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री और खतरनाक रसायन, इनके लिए लाइसेंस व्यवस्था को जारी रखा गया। और ये इसलिए जारी रखा गया क्योंकि ये पर्यावरण और ह्यूमन हेल्थ के लिए आज भी प्रभावित करने वाले सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर थे जिनके लिए लाइसेंस लेना इंपॉर्टेंट रखा गया, अनिवार्य रखा गया। ठीक है, आपके पास जो सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग हैं, जो 1991 में 17 आरक्षित उद्योग थे, इसमें भी लगातार संख्या कम की गई। ठीक है, और उदारीकरण लागू होने के पश्चात इसमें कमी की। वर्तमान में समय में ऐसे सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या घटा करके 3, जो इस समय 2 हो गई है, ठीक है, रह गई है। ये उद्योग आपके पास परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिवहन एंड परमाणु खनिज, जो 15 मार्च
95 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन उद्योगों में कुछ कार्यों को संपादन के लिए निजी क्षेत्र को भी अनुमति प्रदान की गई है। तो ये पॉइंट आपका नोटेबल यहां पर बन जाता है। ये एग्जाम्स में यहां पर ये जरूर पूछा जाता है, ये पॉइंट आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आपका है एमआरटीपी एक्ट की मैं बात करता हूं, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव एमआरटीपी जो एक्ट 1969 बना, अब इसकी जगह पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने लिया। ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जब एमआरटीपी एक्ट नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत समाप्त किया गया, तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत जब एमआरटीपी समाप्त हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप अब क्या चालू है, तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 काम कर रहा है। अर्थात अभी भी इकोनॉमी में आपके प्रतिस्पर्धा को मेंटेन कर रखने का काम जारी रखा जाएगा, लेकिन इकोनॉमी में अब यह नहीं कहा जाएगा कि आप एक अधिकारी बन रहे हो और हम आपको नई कंपनी को लगाने के लिए अनुमति प्रदान नहीं कर सकते। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू तथा विदेशी कंपनियों के मध्य स्वस्थ एवं सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एमआरटीपी अधिनियम के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाने का निर्णय विजय राघवन समिति, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, विजय राघवन समिति ने की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने लिया। ठीक है, और इस विजय राघवन जो, एक मिनट, ये विजय राघवन जो समिति थी आपके पास एमआरटीपी के स्थान पर आपका प्रतिस्पर्धा आयोग, तो ये जो विजय राघवन समिति थी इसके आधार पर सरकार ने लिया, और इस संदर्भ में सरकार संसद द्वारा 2002 में प्रतिस्पर्धा विधेयक को पारित किया गया तथा 14 जनवरी 2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद इसी तिथि से यह अधिनियम में अस्तित्व में आ गया। तो आपका देखिए लागू कब हुआ, 2002 में, इंप्लीमेंट कब हुआ, 14 जनवरी 2003 को, प्रतिस्पर्धा आयोग, दैट इज नोटेबल पॉइंट। ठीक है, इस अधिनियम का गठन एक नियामक आयोग के रूप में किया गया। आपके बात करते हैं विदेशी निवेश से संबंधित उदारीकरण की पॉलिसी की बात करते हैं। तो औद्योगिक नीति 1991 में देश में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में 34 उद्योगों को विदेश में पूंजी निवेश की सीमा 51% तक किया गया। ठीक है, परंतु भारत में इन उद्योगों की संख्या बढ़ा करके 48 और कर दिया गया। खनन क्रियाओं से संबंध रखने वाले 3 उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा 50% तथा अन्य उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा आपके पास 74% कर दिया गया। तो पहले देखिए आपके पास जो 34 उद्योग थे उस पर 51% विदेशी पूंजी आ सकती थी। ठीक है, 34 थे, बाद में इसकी संख्या बढ़ा करके 48, यानी उद्योगों की संख्या बढ़ा करके 48 कर दिया गया, और इस पे आपके पास 50% तथा विदेशी निवेश के 74% अब आप इसमें विदेशी पूंजी के रूप में आ सकती है। दूसरा, गैर स्वीकृत कंपनियों ने विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई, एफडीआई नहीं, एफआईआई, एक कंपनी की पूंजी में अब 10% तक निवेश कर सकते हैं। ठीक है, नई औद्योगिक नीति में निवेश की सीमा में 5% ही थी, पहले आपके पास 5% थी एफआईआई इन्वेस्टमेंट, अब प्रेजेंट में बढ़ा करके 10% कर दिया गया है। विदेशी पूंजी निवेश के लिए मशीनरी की नई होने की शर्त को हटा दिया गया है। ठीक है, विदेशी पूंजी निवेश के लिए जैसे एफडीआई के लिए पहले इंपॉर्टेंट था कि अगर एफडीआई के रूप में कोई पूंजी आएगी तो वो न्यू होनी चाहिए, लेकिन अब ये कंडीशन को हटाया गया है, कोई बात नहीं, आप पुरानी पूंजी भी ला सकते हैं। ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना आवासीय संपत्ति अधिग्रहित करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, जिन कंपनियों का कार्य कम से कम 3 वर्ष तक संतोषजनक रहा है वे अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में यूरो निर्गमन के जरिए विदेशी पूंजी उठा सकते हैं। ठीक है, आप फॉरेन से भी फॉरेन कैपिटल को ले सकते हो, लेकिन 3 साल तक आपके कंपनी का परफॉर्मेंस इसके अंतर्गत जरूर चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। अगला पॉइंट है 6 पॉइंट है, 20 सितंबर 2001 को सरकार द्वारा घोषणा की गई कि विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा पोर्टफोलियो निवेश की सामान्यता 24% तक की सीमा के स्थान पर 49% तक का निवेश किया जाएगा।
ठीक है। आपके पास है निजी क्षेत्र में कार्यरत बैंकों में विदेशी पूंजी निवेश को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया। ठीक है। तेल शोधन के क्षेत्र में अभी तक केवल 26% तक ही विदेशी पूंजी की अनुमति थी, जिसे सरकारी तेल कंपनियों के रिफाइनरियों को छोड़ करके शेष 100% विदेशी पूंजी अब एंट्री कर सकती है। पेट्रोलियम पदार्थों के विपणन में 74% जो विदेशी पूंजी थी, इसकी सीमा बढ़ा करके 100% कर दिया गया, बशर्ते 5 साल के अंदर इसमें निवेश 26% भारतीय सहयोगी का हो। तेल की खोज के क्षेत्र में गैर कंपनी वाले संयुक्त उद्यम में 60% तथा कंपनी बनाकर काम करने वाले संयुक्त उद्यमों में 100%, ठीक है, विदेशी पूंजी निवेश किया गया। ठीक है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड, 18 फरवरी 2003 को, दैट इज इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखिएगा। जो विदेशी निवेश के संवर्धन की बात करते हैं, तो विदेशी निवेश के संवर्धन जो बोर्ड था, इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग को हस्तांतरित किया गया और बोर्ड के पुनर्गठन के अंतर्गत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रक्रिया को उदार बनाया, जिसमें निवासी द्वारा यहां के अंश हस्तांतरण, जो शेयर ट्रांसफर की बात करते हैं, ईसीबी का इक्विटी में परिवर्तन तथा अंशों के नए निर्गमन द्वारा विदेशी पूंजी की भागीदारी में बढ़ोतरी आदि को सरकार ने औपचारिकता के स्थान पर स्वतः मंजूरी का प्रस्ताव रखा। ठीक है। विद्युत व्यापार एवं उसकी, ठीक है, कॉफी, रबड़ भंडार आदि के स्वचालित मार्ग, ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई आने की परमिशन प्रदान की गई। एकल ब्रांड के खुदरा व्यापार में भी सरकार ने से अनुमति लेकर के 51% तक का एफडीआई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर एवं संबंधित नियंत्रित शर्तों एवं सेवाओं के अंतर्गत स्वचालित माध्यम से आप, जैसे ये आपके पास है, इसमें 100% तक फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 13 मार्च 2008 को सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए, जैसे क्रेडिट सूचना कंपनियों के मामले में 49% तक एफडीआई आ सकती है। उपज विपणन में 26% तक एफडीआई आ सकती है। 23% तक एफआईआई की छूट दी गई। देखिए, एफआईआई के लिए जो 10% का आपका लिबरलाइजेशन था, उसको बढ़ा करके 23% तक यहां पर किया गया, परंतु कोई व्यक्तिगत निवेश 5% से अधिक हिस्सेदार नहीं हो सकता, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। आप अगर एफआईआई में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट 23% तक किया जा सकता है। ठीक है। आगे है औद्योगिक पार्कों की सीमा निर्धारण के लिए प्रावधानों की समाप्ति की गई। गैर अनुसूचित एयरलाइंस, आपके पास चार्टर्ड एयरलाइंस, कार्गो उड्डयन, इसमें 100% तक की एफडीआई को अनुमति किया गया। ठीक है। और जो रिफाइनरी है हमारे देश में, उसमें 49% तक की एफडीआई को परमिशन दिया गया। केंद्र सरकार ने 13 मार्च 2008 को आपके पास ठीक है 1553 करोड़ रुपए के 18 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान किया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो लगातार एफडीआई को प्रमोट कर रही है और ये एफडीआई लगातार हमारे देश में आ रही है, क्योंकि इस समय भारत हमारे पास एक ग्रोइंग कंट्री है और इस ग्रोइंग कंट्री में इस प्रकार की एफडीआई की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है और ये इंपॉर्टेंस इकोनॉमी को लगातार इनहेंस करने की बात करता जा रहा है। उत्पाद एवं आयात शुल्कों में कमी, 1991 के औद्योगिक नीति में उत्पाद एवं आयात शुल्कों को सरल एवं तार्किक बनाया गया है। जो आपके पास उत्पाद एवं आयात शुल्क है, क्योंकि ये पहले बहुत अधिक ऊंचे थे, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा का अभाव था, लेकिन अब इनको सरल और तार्किक बनाया गया है, ताकि हमारे पास पूंजी संबंधी लागतों को कम किया जा सके और साथ ही साथ निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए आयात तथा उत्पाद शुल्कों में भी कटौती की गई। पूंजी लाभ पर कर में कमी की गई। पूंजी बाजार में विदेशी निवेश स्तरों में वृद्धि व प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशों के लिए अल्पकालीन पूंजी लाभों पर 30% की रियायत दर इसमें प्रदान किया गया, प्रारंभ किया गया। आपका अगला है दूर संचार में उदार निवेश तथा नीति में परिवर्तन किया गया और इसमें 24% विदेशी निवेश की व्यवस्था की गई थी, परंतु उदारीकरण के पश्चात 2002 और 2001 के बजट में 40% विदेशी निवेश की
ठीक है, सीमा बढ़ा दी गई। बाद में ये 74% की विदेशी निवेश की अनुमति इसमें प्रदान की गई। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि लगातार एफडीआई जो है वो हमारे पास लिबरल इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ती चली गई, और सरकार चाह रही है कि विदेशी पूंजी के माध्यम से हम तेजी से तेजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया को गतिमान रखें। और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती चली जाएगी तो हमारे पास जो आने वाले लोग हैं उनको अच्छा रोजगार प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, ठीक है, चाहे वो बीमा हो, चाहे आपका टेलीकम्युनिकेशन हो, इस पर वो ज्यादा से ज्यादा विदेशी पूंजी लाने का प्रयास करती है। और इस विदेशी पूंजी से हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो इस इरा में जो एक लैक ऑफ कैपिटल है, जो पूंजी की कमी है, उसको पूरी करते हैं। और उस पूंजी की कमी को पूरा करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इकोनॉमी में जो गति है वो लगातार तेजी से बढ़ती चली जाती है। तो ये एक स्पेशल सेक्टर्स थे। तो अगर मैं इसके मूल्यांकन की बात करूं कि जो आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसका 1991 का हम मूल्यांकन देखते हैं, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंह राव जी ने इसे लागू किया था। और अगस्त 1991 को राज्यसभा में कहा था कि सरकार ने औद्योगिक नीति 1991 को एक खुली औद्योगिक नीति की संज्ञा दी है। अनेक आधारभूत परिवर्तन किए गए हैं। औद्योगिक लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन व्यवस्था तथा एकाधिकार अधिनियम का अधिकांश भाग समाप्त कर दिया गया है। देखो, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, आपके पास एमआरटीपी एक्ट, इन सबको समाप्त कर दिया गया। विदेशी पूंजी के पर्याप्त स्वागत की नीति अपनाई गई है। आपने देखा होगा टाइम टू टाइम लगातार विदेशी पूंजी को हम लोगों ने क्या किया, इंपोर्ट किया है। और इंपोर्ट क्या का मतलब परमिशन दिया है, और परमिशन दिया ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में औद्योगिक स्थानीयकरण की नीति को पुनः तय किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद कुछ आलोचक हैं आज भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं, और औद्योगिक घरानों के विस्तार, विलीनीकरण, अधिग्रहण की जांच व्यवस्था को समाप्त करके सरकार ने आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकने के संदर्भ में उचित नहीं किया। कहते हैं कि आपने एमआरटीपी एक्ट समाप्त कर दिया, अब तो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वो एकाधिकार बन जाएंगे और पूरी अर्थव्यवस्था में वो छा जाएंगे। तो इन्होंने वास्तव में बड़ा अधिक क्रिटिसाइज किया कि ये आपने अच्छा नहीं किया कि आपने एमआरटीपी एक्ट को बंद समाप्त ही कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में मोनोपोली जैसे एक व्यवस्था हमको दिखाई पड़ेगी, और ये मोनोपोली इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इस पर आपको विचार करना होगा। तो ये आपके पास न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है।